गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य और विकास सालुंके भी फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा से होगी एक खास बातचीत। पहले लेकिन मार्केट पर एक नज़र। निफ्टी डे हाई पर 22,300 के ऊपर, अब बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर 47,100 के ऊपर। आज लार्ज कैप्स का दिन है, मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट है या थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों स्टॉक्स अब टॉप गेनर्स, करीब करीब 3% के गेंस। आज सुबह डिस्कस हुआ था बिग स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब्स, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर अच्छा मोमेंटम है। इन्फोसिस, टीसीएस, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद रिलायंस। इन दो स्टॉक्स की वजह से मार्केट्स में शानदार शानदार मोमेंटम। आईसीआईसीआई बैंक 1100 क्रॉस करता हुआ और रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के काफ़ी करीब। वीरू, अनुज, इस मुकाम पे थोड़ी सी बात इस लिहाज से करते हैं ये ऑलमोस्ट एक कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज़ है और मतलब अप्रैल की सीरीज़ का स्टार्ट होगा। इस सीरीज़ में हमने पेन देखा, वो पेन और ब्लड बात था मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बट समहाउ लार्ज कैप्स ने अपने आप को, अपनी सेंटिटी को बना के रखा। एक बार फिर से ऑल टाइम हाई के नज़दीक, एवरेजेस के ऊपर, कॉल राइटर्स को ट्रैप करना, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन, एनबीएफसीज का फिर आके डिलीवर करना, ये अप्रैल के लिए क्या एक सेंस दे रहा है, स्पेशली जब आप अब चुनाव की तरफ जा रहे हैं। अप्रैल की सीरीज के लिए सेंस क्या दे रहा है आज का प्राइस बिहेवियर? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज का मूव जो है ना, उसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में रखें कि एक्सपायरी है प्लस फाइनेंशियल ईयर का एंड है। अगर यही मूव कंटिन्यू किया 1 अप्रैल को, तो मैं कहूँगा कि फिर मार्केट वापस वो 23,000 23,500 की ट्रेजेक्ट्री को शायद स्ट्राइक करेगा। फिर वो प्रॉपर वाली प्री इलेक्शन रैली की पॉसिबिलिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, अगर वाकई में ये आज का जो मूव है वो फर्स्ट को फिजल आउट नहीं होता है। तो ये एक मार्केट ने एक चीज़ जो की थी, एक बीच में से लग रहा था कि ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सीरीज़ है, उसको अरेस्ट किया मार्केट ने करीब 15-16 मार्च को, और वहाँ से चलना शुरू किया। और अब जो आज एक्सपायरी पे मूव्स आ रहे हैं वो क्लियरली बुल्स को वापस एक मोमेंटम दिलाएंगे। बस ये 1 अप्रैल को और चल जाए ये मूव, तो मुझे लग रहा है कि फिर मोमेंटम अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, शानदार मोमेंटम पॉसिबल है। ओके, 1 अप्रैल क्रिटिकल डे रहेगा। मीनवाइल चलिए अब एक कॉल्स लेना शुरू करते हैं। आपने मार्केट की हल्की सी समरी को समझा। हमारे साथ विकास सालुंके, रचना वैद्य फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, अमित सेठ, मानस जायसवाल पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी आ रहे हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? जी गुड मॉर्निंग। और मेरा इस वक्त का जो कन्विक्शन ट्रेड रहेगा उसमें एक हीरो मोटोकॉर्प रहेगा अपसाइड पे और दूसरा सन फार्मा फ्यूचर्स अपसाइड पे। दोनों अप्रैल फ्यूचर्स की बात हो रही है। पहले अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे एक गिरावट के बाद ठीक ठाक बेस बना के अपवर्ड मूवमेंट शुरू होने जा रही है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज क्वाइट फेवरेबल। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के अप्रैल फ्यूचर्स में 4670 इज द करंट प्राइस। यहाँ पे अगर हम 4630 पे एसएल लगाए और अगर इसको लॉन्ग करें 30 रुपए के एसएल के साथ, तो अपर साइड पे हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में 4825 और 4850 के लेवल्स दिख सकते हैं। ये एक दिन का कॉल नहीं है, इसको कैरी करना होगा, 2 या 3 दिन में ये नंबर्स हमें दिखने चाहिए 4825 एंड 50 तक के। और जहां तक सनफार्मा की बात है, सनफार्मा में भी आज फार्मा सेक्टर के हिसाब से एंड इंडिविजुअल स्टॉक के हिसाब से अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का फेवरेबल है। अप्रैल फ्यूचर्स के हिसाब से दिस इज एट 1640 के आसपास। अगर हम यहाँ पे 1620 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करें तो अपसाइड पे हमें आने वाले दिनों में इसमें 1690 का नंबर विद इन 3 to 4 डेज दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये हो गई रचना जी की पिक्स। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी पिक्स इस समय की? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से आज मोमेंटम देखने मिला है तो अभी भी बहुत सारे स्टॉक है वो वहां पे एक अच्छा मूव कर सकते हैं। मेरा भी फार्मा में औरो फार्मा, यहाँ पे अरविंद फार्मा बाय कॉल रहेगा। अगर डेली चार्ट पे देखे तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे 107270 के आसपास का था। आज उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो औरो फार्मा यहाँ पे बाय करना है 1140 के टारगेट के लिए। नीचे में 1050 का एक इमीडिएट, कल भी हमने देखा एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए देखने मिला। तो 1050 का स्टॉप लॉस लगा के और उन फार्मा को बाय करना है 1140 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा तो सेल कॉल रहेगा। मुझे लगता है कि अभी भी इस स्टॉक में
ऊपर की तरफ एक रजिस्टेंस देखने मिलेगा, वो है आरईसी लिमिटेड। कल भी हमने देखा था कि ऊपर से एकदम सेल ऑफ देखने मिला था पूरे दिन में। आज हालांकि एक वापस अपसाइड में एक ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी इस काउंटर में 460 464 बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल अभी भी देखने मिल सकता है। तो नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को सेल करना है, जहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 466 का, और नीचे में जो टारगेट देखने मिलेगा 430 के आसपास के टारगेट आरईसी लिमिटेड में यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। तो आज जो भी पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिली, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली वापस कल के जो रेंज है उसके आसपास वापस ये काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 458 के आसपास जैसे ही आता है तो वहां पे वापस सेल ऑफ करके जा सकते हैं। नीचे में टारगेट 430 रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 466। ओके, तो यहाँ पे आपके 2 ट्रेड्स भी हो गए। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी जी। वीरेन जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। इस बैंक में अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था और डेली चार्ट्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। अगर स्टॉक यहाँ पे बंद होता है तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न, और काफी दिनों बाद के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली हम यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मार्केट करेक्ट कर रही थी तब भी ये स्टॉक अपने 1080 1075 के लेवल्स बड़े कंफर्टेबली होल्ड कर रहा था अपने 10 और 20 डमा को। तो आईसीआईसीआई बैंक बाय करे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1085 का और टारगेट्स रहेंगे 1130 रुपए के टू स्टार्ट विद। एंड दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है इंडियन होटल्स। फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट है। कल के सत्र में जो ब्रेकआउट देखा था उसके वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और आज भी हम इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो लगभग 592 593 का प्राइस है, 603 के टारगेट्स रहेंगे और 586 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए मानस, आपके पिक्स क्या होंगे इस समय की? तो देखिए, 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर आई थिंक बड़ा दौर देखने को मिल सकती है। पहला एलएनटी है जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। जो पहले का हाई था 3740 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है। तो एलएनटी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 3710, 3710 के स्टॉप लॉस से 3830, 3830 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एलएनटी में। और इंडिगो में भी खरीदारी करनी है। एक छोटा सा करेक्शन मॉर्निंग देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल पे वापस हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो इंडिगो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 3530 के स्टॉप लॉस से 3640, 3640 तक के टारगेट आपको इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, मानस की कॉल्स में जो एलएनटी शामिल था, अभी अभी मैंने चार्ट देखा है इसका। दिस मीन्स मतलब कि एलएनटी इज एट ऑल टाइम हाई नाउ 3753। और अभी अभी सिस्टम ने अलर्ट किया कि इसने जो जनवरी 30 का हाई क्रॉस किया, जस्ट आई मीन बजट स्पीच से पहले का दिन, अब इसने इसको क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। अनुज, हमने इस 3 महीने की अवधि में जनवरी, फरवरी, मार्च में, जिसमें अर्निंग सीजन भी परसिस्ट करता है, कमिंस को और एबीबी को टेक ओवर करते हुए देखा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। आई मीन जो एक्सपेंशन हुआ, क्या एलएनटी इस डिफरेंशियल को अब पूरा करने की कोशिश करेगा? ये क्या स्टॉक ऑफ द मोमेंट हो सकता है क्या, स्पेशली अगले 1 महीने के लिए? आई थिंक वीरू शायद कल हमारी स्पॉटलाइट में था एलएनटी, कल या परसों, आई थिंक 2 में से एक दिन था स्पॉटलाइट में ये शेयर। देखिए, अगर तो ये रैली वही रैली है जो 2003 से 2007 वाली रैली थी, तो आप एक बार ज़रा उस फेज़ में एलएनटी ने जो किया था वो जाके देखेगा। एलएनटी और बीएचईएल दोनों ने, खैर, लेकिन एलएनटी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एलएनटी ऑब्वियसली इज़ मच बिगर कंपनी। अगर तो वही रिपीट हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये सब प्राइसेस बहुत छोटे रह जाएंगे एलएनटी के। और जब ये बुल मार्केट पूरी मैच्योर होगी तब तक मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एलएनटी एक 5 डिजिट स्टॉक भी बन जाए, क्योंकि ये सब इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉक्सी लार्सन एंड ट्यूब्रो है। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के हर रियल सेक्टर में है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो इवन आईटी सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। ठीक है, हमारी लाइफ, चाहे वो हाईवेज़ बनाने का काम हो, मतलब कुछ भी काम आप रेलवेज़ हो, कोई भी थीम उठा के देख लें आप, एलएनटी एक डायरेक्ट प्रॉक्सी है, एक वेल मैनेज कंपनी। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बोला आपने, एक अलग ट्रेजेक्टरी में स्टॉक जा रहा है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर मेरे ख्याल से कभी आपका पैसा गया नहीं है, मतलब देर सवेर पैसा बनाई है इसमें। बात करते करते यहाँ से एक ऑर्डर की न्यूज़ भी आ गई वैसे एलएनटी पर, लेकिन हाँ, खैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है।
बिल्कुल, एल&टी पे ऑर्डर खबर आ गई, ऑल टाइम हाई। मानस, अभी तो आपने एक डेट दिया, वो कंपल्शन थी आपकी, बट अगर ये थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पूछूं तो अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो कहाँ तक का स्विंग पॉसिबल है इसमें, अगर सीरीज देखिए, I पॉइंट ऑफ think- व्यू से लेके चलना हो तो? जी, तो देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो गया है, और अगर अब हमें टारगेट उस नजरिए से सेट करने होंगे तो वो 4000 के आसपास के आते हैं, तो करंट लेवल से भी ₹250 का मूव आपको देखने को मिल सकता है। पोजीशन ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस थोड़े से डीप लगाने हैं, 3650 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है पोजिशनल बेसिस पे, और 4000 के टारगेट सेट करने हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस में इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी शो, मतलब बिग मार्केट वॉइसेस हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या अप्रोच रख रहे हैं मार्केट के लिए। गुरमीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शानदार बैकग्राउंड आपका। ये पीछे गोल्डन टेम्पल? हाँ जी गोल्डन टेम्पल है। ओके, गोल्डन टेम्पल पीछे। अगर मेरी किस्मत रही तो शायद इस वीकेंड पे मुझे जाने का मौका मिलेगा वहाँ पर वैसे। लेकिन गुरमीत, एक काफ़ी अच्छा साल रहा मार्केट के लिए, फाइनेंशियल ईयर। मैं देख रहा था कि अगर आपने सबसे फिसड्डी इंडेक्स में भी पैसा डाला तो भी आपके 17-18% बने, और अच्छे अच्छे इंडेक्स में तो 120-130% तक के रिटर्न्स मार्केट ने जनरेट करे। अब ऑब्वियसली बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक एबरेशन वाला ईयर था, क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन थोड़ी म्यूटेड हो, या वही एक्सपेक्टेशन इस साल भी रखी जाए? आनंद जी, पहले तो आई थिंक हमें थैंक यू करना चाहिए। बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर गया है इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो जिन्होंने इंडिया स्टोरी में बिलीव किया, डिसिप्लिन तरीके से स्टे पुट रहे। बहुत ज़्यादा नॉइज था नवंबर से कि ये वाला पॉकेट ओवर वैल्यूड है, यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। मार्केट को रीजन चाहिए होते हैं कुछ एक्सेसेस कवर करने के लिए, वो उनको मिले तो कुछ कुछ पॉकेट्स में स्मॉल मिड कैप के ब्रेकडाउन आया और अभी तक रिकवरी नहीं आई है, जबकि ब्रॉडर इंडेक्स वापस जो है ऑलमोस्ट न्यू हाई की तरफ जा रहा है, 122-200 की तरफ। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सोबर डाउन करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्पेस में बहुत रिटर्न बना है, पीएसयू स्पेस में बहुत रिटर्न बना है, एनर्जी स्पेस में बहुत रिटर्न बना है, डिफेंस में बहुत, कई पीएसयूज 2-3x हो गए हैं। तो ऑब्वियसली उन पॉकेट्स में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। मुझे लगता है थोड़ा सा रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है लार्ज कैप की तरफ, स्पेशली जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग है। जैसे एल&टी ने न्यू हाई बनाया, अब उन्होंने कमेंट्री में बोला था उनका जो ऑर्डर प्रोस्पेक्ट है Q4 का, वो करीबन 6.3 लाख करोड़ है। तो ऑर्डर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, मेट्रो राइडरशिप इंप्रूव हुई है हैदराबाद मेट्रो की, ओवरऑल केपेक्स साइकिल अच्छी है। सिमिलरली मुझे लगता है कुछ बैंक्स फोकस में आएंगे। बैंक निफ्टी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है, स्पेशली लेड बाय द बेलवेदर एचडीएफसी और कुछ हद तक कोटक। मुझे लगता है थोड़ा सा बैंक्स वापसी करेंगे, जैसे जैसे लिक्विडिटी ईज होगी, रेट कट शुरू होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, तो वो एक मुझे लगता है, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ शानदार है फाइनेंशियल्स की। तीसरा, कुछ पॉकेट्स में अच्छे एग्जिट्स हुए हैं, पी के एग्जिट्स हुए हैं, कई जगह प्रमोटर्स ने एग्जिट किया है, एमएनसी जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पे कुछ ट्रिम्स हुए हैं, वहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनी है, करेक्शन 20-25% आया है इन इवेंट्स के बाद। तो थोड़ा सा सोबर रहिए। और अनुज, आपको याद होगा मैंने 10 ईयर जी से मैं 3-4 महीने से बोल रहा हूँ, जब 7.25 का लेवल था, आज 7.03 है। आपका जून में बॉन्ड इंक्लूजन होना है। गवर्नमेंट ने अभी फर्स्ट हाफ की बोरिंग अनाउंस करी है कि जो सिर्फ 7.5 लाख करोड़ है, जो कि इस डेकेड की सेकंड लोएस्ट है। उसके अलावा लिक्विडिटी हो रहा है, तो ये बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। यील्ड्स नीचे आएंगी अगले 6 महीने 12 महीने में, तो आपको 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड भी डबल डिजिट रिटर्न बना के दे सकता है। ओके, 10 ईयर बॉन्ड भी डबल डिजिट रिटर्न बना के दे सकता है। बस उसमें थोड़ा टैक्सेशन वाला एंगल फंस गया, तो थोड़ा सा वो पहले एकदम जो क्लीन प्ले था वो शायद अब उतना नहीं रहा वैसे। गुरमीत, मिड कैप में इस समय क्या कोई नए स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको आपने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में? अगर कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहें तो। तो अनुज, थोड़े से करेक्शन में हमने थोड़ा ऐड किया था। हमने एक कंपनी ऐड करी है जो कि रिसाइकलिंग में जो बॉटल्स की रिसाइकलिंग होती है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है कि 30% जो आपकी पेट बॉटल्स हैं उसमें रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए। तो गणेशा इकोस्फेयर एक कंपनी है, हमने जब पीछे करेक्शन आया था ऐड करी है। हमने डिफेंस में जेन टेक्नोलॉजी ऐड किया था जब 1-2 दिन उसमें लोअर सर्किट लगा था, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी तेज रनअप आया है। जेन बहुत अच्छा काम कर रहा है सिमुलेटर्स में, और अब एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी बना रहा है। मैंने उसकी अबू धाबी डेमोन्स्ट्रेशन साइट का विजिट भी किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे टेक पॉइंट ऑफ व्यू से। और
बहुत जगह जब आप टेक बनाते हैं, आईपी क्रिएट करते हैं, तो उसका जो एन्युटी रेवेन्यू मिलता है वो सालों साल मिलता है, डेकेड्स में मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा होता है। तो वो हमने ऐड किया है। हम कुछ एक एनबीएफसीज देख रहे हैं स्मॉल कैप्स में, जहाँ पे 30-40% करेक्शन आया है, और मुझे लगता है कि आरबीआई भी अब थोड़ा सा, मुझे लगता है जो रुख है वो थोड़ा सा नरम होगा, क्योंकि काफ़ी सख्ती हुई है उस स्पेस में, चाहे वो आईपीओ फाइनेंसिंग हो, गोल्ड फाइनेंसिंग हो, स्मॉल टिकट लोन्स हो। तो कुछ एक दो एनबीएफसीज हमारे रेडार में है, कंपनी है यूग्रो कैपिटल जो एमएसएमई में सिर्फ फोकस करती है, उसको हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। और थोड़ा सा हमने अपने जो एग्जिस्टिंग मिड कैप्स हैं उसमें पोजीशंस बढ़ाई, जैसे सीडीएसएल में पोजीशन बढ़ाई करेक्शन के बाद, केपीआईटी में थोड़ी पोजीशंस बढ़ाई। तो काफ़ी अगर आप देखें आपने पोजीशंस को ऐड किया है, नए मिड कैप्स ऐड किए हैं, जेन टेक्नोलॉजीज उसमें से एक है। गुरमीत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 2-3 दिन से डायग्नोस्टिक स्पेस में मूव दिख रहे होंगे, और आज का टॉप गेनर भी मेट्रोपोलिस है, और एट आई थिंक 1812 इज एट डे हाई, 52 वीक हाई, और आई थिंक ये जून 2022 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। अभी कोटेक की एक रिपोर्ट भी इस संदर्भ में प्रकाशित हुई थी कि प्राइस हाइक्स हैं, परसिस्ट कर रहे हैं। आपका व्यू डायग्नोस्टिक स्पेस में कोई स्टॉक ऐड करेंगे, या फिर आप लोगों की आई थिंक जहाँ पे सोच थोड़ी सकारात्मक हुई है, क्या ये स्पेस उसमें अपीयर होता है? डायग्नोस्टिक्स में कुछ हमने ऐड नहीं किया है, हॉस्पिटल्स में ज़रूर ऐड किया था जब थोड़ा रेगुलेशन आया था कैपिंग का प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके, और अच्छा करेक्शन आया था। हमने नारायणा हृदयालय ऐड किया है कुछ अपने नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में। उसका फोकस बहुत अच्छा है, कैपिटल एलोकेशन इम्प्रूव हुआ है, और वो ज़्यादा टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में फोकस्ड हैं, जो कि प्राइसिंग से शायद कम इम्पैक्ट होंगे, और रिलेटिव वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे ईवी बाय एबिटा बेसिस पे सबसे रीजनेबल है। थर्ड, उनका जो बेड एक्सपेंशन है वो 2026-27 तक, उसमें करीबन 20% का ग्रोथ है, और जो हम रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखते हैं आईसीयू वर्सेस नॉर्मल, उसमें वो मैट्रिक्स भी काफ़ी अच्छा है। तो वो ऐड किया, और हमें फार्मा इन जनरल अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ फेवर था, और जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी आती है, ये एक डिफेंसिव स्पेस है, तो थोड़ा हमने जेनरिक्स ऐड किए थे, जैसे सन फार्मा है काफ़ी अच्छा, उसमें बहुत मेरे ख्याल 8-9 साल का अंडर परफॉर्मेंस था जो अब कवर हुआ है। कुछ हमें ब्रांडेड जेनरिक्स अच्छे लगते हैं, जैसे मैनकाइंड फार्मा काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो जो ब्लॉक डील हुई उसके बाद हमने देखा और रिकवरी आई। उसके अलावा हमारा एपीआई जो सीडीएमओ स्पेस में, वहाँ हम थोड़ा मिक्स लग रहा है। न्यूलैंड में हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, लॉरस लैब्स में हमारा जो है टाइम करेक्शन देखने को मिला है पिछले 2 साल में, बट ये लंबी स्पेस है, तो इसमें हम अभी भी पोजीशन जो है बनाए। ओके गुरमीत, ये मार्च का जो लिक्विडेशन था मिड कैप में और स्मॉल कैप में, उसमें एक स्पेस और जिसमें कूलिंग ऑफ हुई थी वो था पीएसयूज, और पीएसयूज में भी पावर, और इनफैक्ट मैं अगर पावर को पूरा देखूं, आई मीन चाहे वो पावर प्रोड्यूसर्स हों, और चाहे वो पावर फाइनेंस कंपनियां हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हों, सब में कूलिंग ऑफ हुई थी। यहाँ कुछ ऐड किया आपने लोअर लेवल्स में, और व्यू आपका? हमने पावर ग्रिड ऐड किया है क्योंकि जैसे हमने पहले चर्चा की थी, हमें लगता है अगले 4-5 साल में जो ट्रांसमिशन लाइन की जो अपॉर्चुनिटी है करीबन 2.25 से 2.5 लाख करोड़ है, और पावर ग्रिड का उसमें 62-63% मार्केट शेयर है, 14-15 के मल्टीपल पे है, गवर्नमेंट का स्टेक ऑलरेडी 51% है, तो शायद फर्दर सप्लाई ओवरहैंग के चांसेस कम है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 13-14 टाइम्स है अर्निंग्स का, तो ये हमने ऐड किया है। डिफेंसिव भी है थोड़ा। एक हमारा स्टॉक रेडार में है पर थोड़ा एक्सपेंसिव, अभी तक हम ऐड नहीं कर पाए, वो केपीआई ग्रीन है, बहुत तेज रन अप आया था, उसके बाद करेक्शन भी आया है, तो इस पे हम नज़र बनाए हुए हैं। पावर फाइनेंस से हम थोड़ा सा दूर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसेट कैटेगराइजेशन होता है बाकी एनबीएफसी से बहुत अलग होता है, तो एक साइकिल खराब होगी या एक कुछ होगा तो बहुत शार्प रिएक्शन मिलेगा, तो वहाँ से हम थोड़ा दूर रहते हैं, इतना समझ में नहीं आता है मुझे वो स्पेस। बट और पीएसयूज हम देख रहे हैं, हमें एनटीपीसी भी अच्छा लगता है, तो अब कुछ पीएसयू बैंक्स भी देख रहे हैं। ओके गुरमीत, एक आपका टॉप कन्विक्शन बेट था पॉलीकैब, वहाँ पर हमने फिर एक बड़ा इंसिडेंट देखा, काफ़ी लोगों की फेथ को उसने शेक किया होगा, लेकिन आपने एक व्यू रखा था कि अभी इसको हम थोड़ा टाइम देंगे। क्या मार्केट ने एक वर्डिक्ट दे दिया है अब कि अब मार्केट उसको भूल कर आगे चलने के लिए तैयार है, और क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक वापस अपना ऑल टाइम हाई रिक्लेम कर पाएगा? अनुज, मुझे लगता है कि मार्केट को ये सेंस है कि इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं है, और थोड़ा सा मार्केट इसलिए नर्वस हुआ कि कभी भी मिड रेट में ऐसा अपडेट आईटी डिपार्टमेंट का नहीं आया। हमने और भी जगह देखा है बड़े ग्रुप्स में, चाहे वो हीरो रहा हो, श्री रहा हो, मैनकाइंड फार्मा में आईपीओ के इमीडिएटली बाद हुआ था सर्च,
काफी जगह हुआ है, काफी बड़े ग्रुप्स में हुआ है, पर मिड रेट एक अपडेट आना वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, और थोड़ा मुझे लगता है मैनेजमेंट ने भी बिल्कुल जो चुप्पी रखी और कम्युनिकेशन थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में रखा, वो मुझे लगता है थोड़ा मार्केट को पसंद नहीं आया। बट मार्केट जो प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि मार्केट को लगता है कि इम्पैक्ट लिमिटेड है, बट मुझे लगता है रिक्लेम करने के लिए मार्केट रेजोल्यूशन देखना चाहेगा कि ये एक क्वार्टर का इम्पैक्ट है क्या, जीएसटी का कितना फाइन लगता है, या टैक्स का क्या इम्पैक्ट आता है, या ये थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। बट आई थिंक कंपनी के लिए भी लर्निंग है, और इस बिजनेस में स्पेशली जहाँ पे B2B वर्टिकल बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेंडरिंग होती है, आपकी बुक्स और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा अनुज बोलता हूँ, मार्केट आपको एक प्राइस टू अर्निंग देता है, एक प्राइस टू गवर्नेंस देता है, और तभी एक रीजन है कि एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, जो कि रिलेटेड लिमिट सिमिलर स्पेस में है, वो एक प्रीमियम कमांड करते हैं कि उनकी बुक्स में कभी ये चीज आती नहीं है। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा, एक फाइनल रेजोल्यूशन के बाद जो है मुझे लगता है शायद रिक्लेम कर पाए। बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, मैंने ग्राउंड लेवल चेक किया है, डीलर चेक किया है, सेगमेंट वाइज चेक किया है, केबल्स वायर्स में और एफएमईजी में, और बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और 50 के अर्निंग मल्टीपल के लिए बाजार वेट करना चाहेगा कि ये वन ऑफ लैप्स ही था, कुछ स्ट्रक्चरल तो नहीं। बिल्कुल। अब HDFC बैंक, पेशेंस रख रहे हैं आप अभी भी यहाँ पर, फेथ रख रहे हैं, क्या करें यहाँ पर? अनुज, पेशेंट टेस्ट हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पर्सनल पेशेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरी तो 15 साल की होल्डिंग है, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं तो आपकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक अंडर परफॉर्मेंस है। बट मैंने ये देखा है कि बड़े स्टॉक्स साइकिल्स में जाते हैं। हमने रिलायंस में देखा 2 साल 2100-2300 का लेवल, और जब ब्रेकआउट आया तो अगर आप जियो फाइनेंशियल ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ब्रेकआउट है। अगर आप रिलायंस में देखें 2200-2300 से 3000, और आप 350 रुपए जियो फाइनेंशियल का जोड़े। आईटीसी में हम ये सिमिलर चीज देख चुके हैं। मुझे लगता है कोटक और एचडीएफसी ड्यू है। मुझे लगता है अगर एक क्वार्टर उन्होंने अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दिखाई, अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया, और मार्केट का ये फियर अले किया कि निम जो है बॉटम आउट हो गया है, मुझे लगता है वो एक री रेटिंग पॉइंट होगा दोनों स्टॉक्स के लिए। और शायद कोटक के लिए ज्यादा आसान हो, क्योंकि 4 लाख 5 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, एचडीएफसी की 24-25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, तो शायद कोटक को पिवट जल्दी कर पाए एचडीएफसी से। बट मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स ड्यू हैं, और ये साल शायद सेकेंड हाफ उनके लिए अच्छा होगा। गुरमीत, कोई आपने होटल स्टॉक जोड़ा? क्योंकि एविएशन में और टूरिज्म में एक बार फिर से बड़ा मूव आ रहा है, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। कोई होटल्स पे आपने स्टॉक जोड़ा? हमारे पास 2 होटल स्टॉक्स हैं विदित। एक इंडियन होटल्स है जो हम काफ़ी पहले एंटर कर गए थे लकीली कोविड के करीबन 6 महीने बाद, और दूसरा लेमन ट्री है। दोनों में हमारी जर्नी अच्छी रही है। लेमन ट्री में हमारी अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि मिड अफ्लुएंट सेगमेंट में है। ऑरिको के बाद 2026-27 तक उन्होंने 50-50 का गाइडेंस दिया है, ओन कीज वर्सेज मैनेज कीज जो होती हैं, और कैपेसिटी क्रिएशन हो रहा है। और ये मुझे ट्रेंड स्ट्रक्चरल लगता है। अगर आप बिजनेस कन्वेंशन सेंटर्स भी देखें और कॉन्फ्रेंसेस देखें, मैं काफ़ी चीज़ें क्लोजली ट्रैक करता हूँ, बिजनेस एक्टिविटी में बहुत अपटिक है। डोमेस्टिक टूरिज्म तो है ही है, उसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज्म है और बिजनेस एक्टिविटी, उसमें भी काफ़ी अपटिक है। लेमन ट्री काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है, तो ये हमने रखा है। मुझे IRCTC भी हमारे रेडार में, हमने अभी तक पोजीशन नहीं ली है, बट मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी बड़ा प्ले हो सकता है। वाटर को लेके, केटरिंग को लेके, मुझे लगता है जो केटरिंग का रेवेन्यू है वो मल्टीफोल्ड बढ़ सकता है, और यहाँ से स्टॉक शायद थोड़ा सा री रेट हो सकता है। ये चड्ढा साहब, ये पॉली कैब में वाकई डीलर चेक चल रहा था कोई, क्या फिर कोई कोठी छोटी का प्रोग्राम है? पूछना बनता है आज। अभी तो बस। हाँ नहीं, अभी नहीं, कि सब अभी अच्छा, मुझे लगा सप्लायर ढूंढ रहे थे। खैर कोई बात नहीं, ऐसी मजाक कर रहा था मैं यहाँ पे। अच्छा, एक स्पेस और जिस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, जिस पे काफ़ी बात होती भी है। केमिकल में कोई भी काउंटर कॉल आपकी? एक कॉल लिया कोई अभी? हाँ, टाटा केमिकल है। बीच में हमें लगा कि शायद हमें थोड़ा रिवॉर्ड मिला है, बट वापस थोड़ा सा पुल बैक आया जब टाटा सन्स का IPO की न्यूज़ जो है वो सही नहीं निकली। बट हमें ऐसा लगता है कि बहुत बॉटम पे है ये। और 2-3 स्टॉक्स हैं हमारे रेडार में, जैसे नवीन फ्लोरिन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है, काफ़ी चेंजेस भी आए वहाँ पे। और एक कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी हालांकि एक्सपोजर लेना नहीं शुरू किया है। टाटा केमिकल में हमने एक्सपोजर लिया है। हमें लगता है कि क्योंकि ये हाउसिंग से भी एक तरीके से लिंक्ड है, क्योंकि सोडा ऐश जो है वो ग्लास का यूज़ है, और ग्लास का फाइनल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग में भी है।
और स्पेशलिटी केमिकल में भी है थ्रू ईवी बैटरी। उसके अलावा रैलिस के थ्रू भी एग्रोकेमिकल में प्ले है। एग्रोकेमिकल मुझे लगता है एक्शन में आएगा लीडिंग अप टू इलेक्शन, तो वो एक स्पेस हम थोड़ा मॉनिटर कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए अभी सिर्फ टाटा केमिकल पोर्टफोलियो। ओके, अच्छा, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है अब गुरमीत, क्योंकि एक मैसिव ब्रेकआउट, और अगर आप जियो का प्राइस जोड़ दें तो मेरे ख्याल से एक शानदार एक मूव रहा है यहाँ पर। मैं अनुज ये पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडिया की अगर पहली कंपनी जो $1 ट्रिलियन की होगी, मुझे लगता है रिलायंस होगी सबसे ज्यादा। जो तो मेरा रिलायंस पे व्यू पूरे डेकेड का है। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि अभी वो $200-250 बिलियन है। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो खाली एनर्जी बिजनेस अगर आप अरामको का देखें, वो $2 ट्रिलियन का है। और जो काम रिलायंस कर रहा है एनर्जी बिजनेस में, आप देखिए जियो का एंटरप्राइज वैल्यू $150 बिलियन है, रिटेल का जो लास्ट राउंड हुआ था $100 बिलियन है। तो टेक्निकली एनर्जी बिजनेस फ्री है और एनर्जी बिजनेस में कैपेक्स हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो डीमर्जर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे ये भी लगता है कि जियो एक ऐसा इंडियन ब्रांड होगा जो टॉप 10 ग्लोबल ब्रांड्स में होगा, क्योंकि ये बात शायद मिस्टर चौकानी ने भी बोली थी कि जापान के बहुत सारे ब्रांड्स हाउस होल्ड नेम्स बन गए थे जब जापान में बुल मार्केट आया था। मुझे लगता है ये इंडिया की साइकिल है, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। मुझे लगता है जियो एक ऐसा ब्रांड होगा जो टॉप 10 ब्रांड होगा ग्लोबली, और काफी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। जियो अकेला शायद पोटेंशियल रखता है $500 बिलियन वैल्यूएशन। ओके, जियो अकेला $500 बिलियन के वैल्यूएशन का पोटेंशियल रखता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर फ्लैश होगा। वैसे एक और स्पेस, एक और स्टॉक जहां पर अब काफ़ी शानदार कमबैक आ रहा है वो है बजाज फाइनेंस। क्या यहाँ पर भी वही स्टोरी रिपीट हो रही है गुरमीत, एक बड़ी करेक्शन उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई? अनुज, बजाज शुरू से हाई बीटा स्टॉक रहा है। अगर आप देखिए अभी थोड़ा बजाज हाउसिंग के आईपी को लेके थोड़ी बस मुझे लगता है रिकवरी आई। अगर आप 2 साल का अगर आप उसका ईपीएस ग्रोथ देखें तो करीबन करीबन 26% पर ईयर है, और स्टॉक 20% नीचे आया था जब 6200 आ गया था 8000 के लेवल से। तो आप देखेंगे अगर टाइम और प्राइस करेक्शन तो 50% के आसपास का करेक्शन था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंचाइज में। आप 2 लाख करोड़ की बैलेंस शीट पे 40% ग्रोथ नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से रेड फ्लैग है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेशन को लेके मार्केट वरीड है। जो चीज आदित्यपुरी के साथ हुई एचडीएफसी बैंक में, शायद वो कुछ हद तक शायद राजीव जैन को लेके भी, हालांकि इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है फोरम में, बट कहीं ना कहीं ये आ सकता है। और मुझे लगता है शानदार फ्रेंचाइज है, सॉलिड कंजम्पशन प्ले है, 42 डिफरेंट क्रेडिट लाइंस हैं, स्ट्रेस टेस्ट हर किस्म से हो चुका है। मुझे लगता है कि ये भी जैसे मैंने बोला एचडीएफसी कोटक, मुझे लगता है बजाज भी थोड़ा सा ड्यू था, और 6000 में सिटर था, मतलब हमने थोड़ा ऐड किया पोर्टफोलियो में जब 6100-200 आया, एकदम जिसे हम क्रिकेट में बोलते हैं एब्सोल्यूट सिटर बोलते हैं था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए फाइनेंशियल्स को लेके। जो अच्छी एनबीएफसीज हैं, चोला, बजाज, अच्छे बैंक्स हैं जो थोड़े रफ पैच से गए हैं, मुझे लगता है वो अच्छा शानदार कमबैक कर सकता है। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए तो ये होगी बात